अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। हर दिन की शुरुआत करते हैं हम एक मुस्कुराहट के साथ। यकीनन एक मुश्किल वक्त है हमारे लिए, लेकिन इस वक्त भी हौसले को, अज़्म को हमने छोड़ना नहीं है, उसका उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। इस वक्त जो हम लोग, हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, आपको मैंने कल भी बताया था ऑन सोशल मीडिया कि 60% ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम। बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम वो तमाम बुनियादी एहतियाती तदाबीर को अपनाए हुए हैं जो हमारे लिए अहम है, हमारे लिए अहम है, ताकि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप तक ये बात पहुंचेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को अगर आपको मेरी तरह काम पे आना ही पड़ रहा है, कम से कम लोगों से 3 फीट का फासला रखें। खांसी, जुकाम जैसी कोई भी अलामत अगर आपको नज़र आती है तो आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और उसको मॉनिटर करते रहें। दुश्वार होती जा रही हैं, सांस लेने में मुश्किल है, खांसी, नज़ला, जुकाम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो अपना तिब्बी मुआयना करवाएं। गैर ज़रूरी आपने घर से बिल्कुल नहीं निकलना। और कल की जो सूरत हाल रही, जब हमने देखा कि सिंध भर के लॉकडाउन को कई लोगों ने बड़ा लाइटली लिया, हमारे पास दिन भर ये खबरें आती रहीं कि जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको फौरी तौर पर हरकत में आना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह ये रही कि हमने कराची रेलवे स्टेशन पे देखा कि लोग जौक दर जौक आ रहे थे, ओवर कैपेसिटी फिल हुई हुई थी ट्रेन्स, और लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे थे, इसको बड़ा लाइटली ले रहे थे। कई दुकानें और मार्केट्स भी खुली। हमने शाम तक ये देखा कि सिंध के वज़ीर इत्तलाआत नासिर साहब ने फौरी तौर पे ये ऐलान किया कि हो सकता है हमें सख्त कदम उठाना पड़े, उसके लिए कौम तैयार रहे, लोग तैयार रहें, क्योंकि अवाम की कोऑपरेशन, आपका ताउन इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है। और इसी के बाद देखा गया कि आज आप कराची शहर में अगर देखें तो रिक्शा, बाइक, इन सब की इन सवारियों को पूछा जा रहा है। बाइक पे डबल सवारी बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अहम शोबाजात हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने हॉस्पिटल्स पहुंचना है उनको अलाउड है बाहर निकलना। मीडिया का कार्ड अगर हमारे पास है तो हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए। देखिए, ज़रूरियात की जो आपकी चीज़ें हैं, पैनिक की बात नहीं हम कर रहे कि फौरी तौर पे 15 दिन का या 1 महीने का राशन आप अपने घर पे डंप कर लें, लेकिन अहम यह है कि आप चीज़ों को समझें कि इस वक्त की आपके फ़ायदे में, इसको लाइटली ना लें। आप एहतियात करनी रहे और फिर कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, ये फौरी तौर पे आपको असर नहीं दिखाएगा। हम बार बार ये बात आपसे कह रहे हैं कि आप हो सकता है कोई भी अलामत जाहिर ना करें, ना आपको नज़ला हो, ना आपको खांसी हो, ना आपको छींकें आए, ना आपको बुखार हो, लेकिन आप कैरियर हो सकते हैं। आपका क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वजह से आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है आपके घर में मौजूद जो बच्चे हैं, आपके घर में मौजूद जो बुज़ुर्ग हैं, या आप जिन लोगों के, अगर कोई जवान शख्स भी आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, आप उसके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो खुदारा इस वक्त अकल से काम लें। सिर्फ ये डिबेट ना रखें कि आपने किस तरह, अब ये कल जो मैं ट्रेन की सूरत हाल देख रही थी, रिपोर्टर्स ने मुसाफिरों से बात की, आप कहाँ जा रहे हैं, जितने बड़े थे वहाँ पे समझदार पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने कहा जी हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है, कल से ट्रेन्स बंद हो रही हैं, हमारा फलाना रिश्तेदार बीमार है, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर उसी ख़ानदान के जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा जी हम तो मामू की शादी में जा रहे हैं। तो खुदारा ज़िंदगियों से मत खेलिए। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। नौज़ायदा बच्चे, इन्फेंट्स, चंद माह का बच्चा गोद में लेके एक माँ बग़ैर मास्क लगाए इतनी पब्लिक स्पेस में, जहाँ पे लोग कंधे से कंधा करने की अलग बात है, उनके गेट्स इतने ज़्यादा इन ट्रेन्स के ओवर क्राउडेड थे कि लोग खिड़कियों से कूद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। एंड दे वर जस्ट नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। इस वक्त पूरी दुनिया का हाल आप देखिए। यूके को कल हमने आपको बताया था कि लॉकडाउन करना पड़ा। इस वक्त जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे दोस्त अहबाब लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने कहा हू का आलम है। ऐसा लगता है कि सन्नाटा छाया हुआ है पूरे शहर में। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेंट्रल में हैं तो आपको एम्बुलेंसेस के आगे पीछे भागने की आवाज़ें आती हैं। खुदा ना करे कि हमें वो ना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे, हम सबको अपना इंडिविजुअल जो रोल है इसमें अदा करना पड़ेगा। मैं पर्सनली एज अ मीडिया पर्सन आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स आ सकें, आप तक एनालिसिस, इनसाइट्स पहुँच सकें, लेकिन हमारे काम को आसान बनाइए। खुदारा हम नहीं चाहते कि हम कोई बुरी खबर आप तक पहुँचाएँ, और उसके लिए अहम ये होगा कि आप लोग घर में रहें, हुकूमत के साथ, कवानीन के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ ताउन करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते प्रोग्राम में तो आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी दुनिया की डॉक्टर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ, जो तमाम तर अपनी कोशिशें कर रहा है इस वबा को निपटने के लिए। हम ला कहें कि जी देखा इतने सालों में हमने चीज़ें नहीं की, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, इस वक्त ये लोग बजाय इसकी फ़िक्र किए हुए कि क्या हमारे पास बेहतरीन
एंड परफेक्ट सॉल्यूशंस हैं, अपना काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर्स ने, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने आप तक क्या पैगाम हमारे तरीके से, हमारे जरिए। टेक अ लुक एट दिस। हमारे इन डॉक्टर्स के लिए ये छुट्टियां नहीं हैं, ये कोई ज़बरदस्त वक्त नहीं है। वो इस वक्त हालत जंग में हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं आपके और मेरे लिए कोरोना वायरस से। हम इनकी मदद कर सकते हैं अपने हाथ धोकर, एहतियाती तदाबीर को अपनाकर और घर में रहकर। ये कितना मुश्किल काम है, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, किस तरह इस मैदान जंग में उतरने के लिए हमारे जवान, हमारे मुजाहिद यानी हमारे डॉक्टर्स तैयारी करते हैं, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जी, कल जो मीडिया ने सूरत हाल डेवलप की, एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस इंटरैक्शन थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क इंडिया का भी यहाँ पर जिक्र होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल रात 12 बजे से 21 दिन का ऑल इंडिया जीरो टॉलरेंस लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टेक्नोलॉजी हमारी मदद कैसे कर सकती है। आज की सबसे अहम चीज डेटा है। डेटा का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या कोरोना को मात दी जा सकती है, इसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो पैनिक इस वबा ने पूरी दुनिया में क्रिएट किया है, उसमें एक बहुत ही अहम पहलू आपके पास मुस्तनद यानी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आने का है। अगर आपके पास मालूमात फेक होगी, जिस तरह के हमने शुरुआत में देखा, कई ढोंगी किस्म के इसके इलाज लोगों ने फ्लोट कर दिए, कुछ ज़्यादा डरा दिया, कुछ ये कहा कि नहीं जी इसका तो ये तो सब एक कॉन्स्पिरेसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम मिस इन्फॉर्मेशन हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। तो हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किस तरह आए और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी हमें इस हवाले से कैसे हेल्प कर सकती है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं शबाहत अली साहब, जो कि CEO हैं ऑफ द नेशनल IT बोर्ड ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम शबाहत, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि कोविड-19 या फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, उससे रिलेटेड जो पाकिस्तान का रेलिवेंट डेटा है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो पाकिस्तानियों तक कैसे पहुंच सकती है? जी थैंक यू सिजरा फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। जी कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, अभी तो बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो फ्लोट हुई हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर की वेबसाइट्स भी ऑन एयर हैं, कुछ मीडिया भी नंबर्स जो है फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सबका डेटा जो कि लेबोरेटरी से हमें रिसीव होता है, प्रोविंसेस से रिसीव हो रहा है, डिफरेंट रीजन से रिसीव हो रहा है, वो कंसोलिडेट करके एक वेबसाइट के ऊपर हम प्रोजेक्ट करें ताकि सारे सिटीजन्स को एक सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ नजर आए। तो इसलिए हमने covid.gov.pk के ऊपर हमने सारा डेटा जो है कोलेट करके, कन्वर्ज करके वहाँ पे डिस्प्ले किया है। covid.gov.pk जो वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ऑपरेट कर रही है जी। और उसके ऊपर नॉट जस्ट द वेरी करंट डेटा इज देयर, बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जी। और उनके जो रेमेडीज हैं फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज हाइजीन, वो सारा जो है वो हमने। तो आप चाहेंगे कि ये क्लियर एंड क्रिस्प वर्ड्स में एब्सोल्युटली, और आप चाहेंगे कि ये ऑफिशियल क्रेडिबल मुस्तनद डेटा जो हमारे पास मौजूद है, एक दफ़ा फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ, covid.gov.pk, ये आपके सामने भी अभी लिखा आ रहा होगा। तमाम मीडिया हाउसेस से और तमाम कंटेंट क्रिएटर से भी इल्तिजा है कि अगर आप डेटा इस्तेमाल करें पाकिस्तान का, दिस सोर्स फॉर वेरीफाइड डेटा। मुझे ये बताइएगा शबाहत कि जिस तरह हमने पोलियो के केस में, डेंगू के केस में देखा कि मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज या फिर कोई अनक्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या NITB उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा है उसको शट डाउन करने के लिए?
जी देखिए, सबसे पहला तो हमारा ये काम है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर और गवर्नमेंट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जी, वहाँ पे सब सिटीजन्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकती हैं, डैमेजिंग हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस रिसेंटली लॉन्च हुई जो आप अगर डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन पे अगर इंस्टॉल करें तो वो एकदम आपका सारा डेटा जो है मोबाइल फ़ोन का इनक्रिप्ट कर देती है, एंड देन दे आस्क फॉर रैंसम। रैंसम मींस कि वो पैसे मांगते हैं कि आप दें तो हम आपको डिक्रिप्ट करेंगे। हमने वो फौरन जो है इमीडिएटली ट्वीट भी किया उसको सोशल मीडिया पे और उसको अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले भी किया। सही। तो हमारा सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करने का है और यही प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल सही। शबाब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह इस वक्त एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे हैं, सूबाई हुकूमतों ने लॉकडाउन अनाउंस किए हैं, हम देख सकते हैं कि दफातर बंद हैं, की फंक्शंस बंद हैं और सबको कहा जा रहा है कि वो घर से बैठकर काम करें। क्या ये सरकारी मुलाजमीन के लिए पॉसिबल भी है कि वो घर से बैठकर काम करें? उसमें टेक्नोलॉजी उनको कैसे मदद कर सकती है? थैंक यू सिद्रा फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। हमने पिछले कुछ 8-10 महीने से गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले, प्रोविंसेस पे भी हम जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे हमने एक ई ऑफिस का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था ताकि हम लोगों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं फ्रॉम 17 ग्रेड ऑनवर्ड अवॉइड करें कि वो ऑन डिजिटली अपनी फाइलिंग जो है वो क्रिएट कर सकें और मूव कर सकें फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सही। अच्छा, हमारी तकरीबन 45 फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं फेडरल लेवल के ऊपर, उनमें से 33 मिनिस्ट्रीज हम ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हैं जो कि ई ऑफिस पे अपनी फाइलिंग, डिजिटल फाइल्स मूव कर सकती है। बिल्कुल। बाकी जो रिमेनिंग है उनको हमारा प्लान था, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, उसको अगले 2 महीने में हमारा प्लान है कि हम उनको भी फौरन जो है ऑनलाइन करें ताकि वो भी अपना डिजिटल फाइल जो है मूव कर सकें। अब इस प्लेटफॉर्म के बेस पे हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो है वो इस तरह हमने एनेबल किया है कि वो अपने सिस्टम जो है वो घर से भी यूज करके अपनी फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। बिल्कुल। सो दैट द वर्क डजंट स्टॉप और वो उसी तरह फाल तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से इस वक्त अपना हिस्सा डालते रहें। शबाब, एक और चीज़ जो मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ इज द केस स्टडी एंड द इंफॉर्मेशन, जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, चाइना की है, सिंगापुर की है, कि किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों पे काबू पाया है। सिंगापुर की अगर हम साइट्स पे देखते हैं तो वो हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, यानी उनकी सारी मूवमेंट ट्रैक विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर पर्सनल डिटेल्स वो बता सकते हैं कि एक शख्स ने अगर ट्रैवल किया है विद इन सिंगापुर तो वो कहाँ कहाँ गया है, कौन से एरिया में रहा, कितने लोगों से इन कॉन्टैक्ट आया। क्या हमारे पास भी ये तरीके, यानी नॉट इमीडिएटली प्रॉबेबली, बट आर वी थिंकिंग अबाउट गोइंग दैट वे? जी सिद्रा, देखिए इसमें ना एक दो चीजें जो है ना, एक दो डायनामिक्स है वो आप अंडरस्टैंड करने की जरूरत है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, सिंगापुर इज 100% डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। चाइना इज ऑलमोस्ट लाइक 3 times मोर डिजिटली कनेक्टेड देन पाकिस्तान, और प्रॉब्ली इवन मोर। सही। पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे लोगों के पास इतनी नहीं है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज वेरी लेस इन पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू चाइना और फॉर दैट मैटर सिंगापुर। जो सिंगापुर का सोल्यूशन है उसमें ये मैंडेटरी था कि आप हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन हो, उस स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन हो और वो हर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से अवेयर हो। तो कोई भी बंदा जिसने एप्लीकेशन वो डिप्लॉय की है अपने फोन पे, वो किसी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाता है तो आपको एकदम इमीडिएटली पता चल जाता है। सही। लेकिन हमारे पास स्मार्टफोन की वो पेनिट्रेशन नहीं है, कि हम ये पेनिट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो हम ये सोल्यूशन हम रोल आउट करने के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होगा जहाँ पे स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। रूरल एरियाज में हम कुछ दूसरी किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करेंगे। नहीं, मेरा यहाँ पे ये कहने का हरगिज मकसद नहीं था कि हम इसको अप्लाई कैसे कर लें या आप लोगों पे तनकीद करना। सवाल ये है कि जिस तरह हम अब एक हमारा नॉर्म बन गया, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि एयरपोर्ट्स पे एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगा। आई थिंक इट इज प्रोबेबली टाइम, जब दुनिया कोरोना के क्राइसिस से बाहर निकलेगी, टू रीथिंक द मॉडल्स ऑफ स्क्रूटनी, ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ मॉनिटरिंग, ताकि हमें पता हो कि हमारे बस स्टेशन पे, हमारे रेलवे
स्टेशन पे लोग किस तरह सफर कर रहे हैं और उसको हम अपग्रेड कर सकें। बट कमिंग टू द वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, अभी से ही शबाहत ये बातें की जा रही हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी को शदीद तरीन धचका लगा है, बिकॉज हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं। व्हाट डू यू इमेजिन द वर्ल्ड टू बी बियॉन्ड दिस? और आज भी खास तौर पे जो स्टार्टअप्स, जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो इन्वेस्टमेंट उनको डूबती भी लग रही है। अगर उनके पास कोई बेहतरीन आइडिया है और वो फंड रेजिंग करना चाहते हैं तो उनको लग रहा है कि अगले शायद 2-3 साल तक हालात साजगार नहीं होंगे। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें ना पिछले 100 साल में जी, आपको नजर आएगा कि कोरोना के मैग्नीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में एक पैंडेमिक फैला था 1918 में, पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको स्पेनिश फ्लू कहते थे। उसके बाद भी वर्ल्ड की इकोनॉमी टर्न्ड अपसाइड डाउन। देयर वर न्यू टेक्नोलॉजीज केम अप, देयर वर न्यू फोकस्ड एरियाज इन वेयर पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड देयर वर न्यू कंपनीज केम अप, न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्यूबेटेड। ये उसी किस्म का एक सिनेरियो है, उसी किस्म का एक रोल आउट है। देयर इज अनदर पेंडेमिक। देखिए, wherever there is a crisis, there is always an opportunity. मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि आप ये देखें कि डिजिटल इकोनॉमी जो है, डिजिटल इकोनॉमी इज गोना बी एब्सोल्युटली फ्लरिशिंग, यू नो, इंशाल्लाह आफ्टर दिस पेंडेमिक, व्हेन दिस पेंडेमिक एंड्स। आप ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं उनकी आप देखेंगे, उनका एक मल्टीट्यूड, एक प्रोलिफरेशन होगी। सही। अगर आप इस वक्त यूएस की इकोनॉमी देखें तो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी को ना धक्का लगा है यूएस में जी। हर वो ब्रिक एंड मोटर शॉप जो कि आपकी स्ट्रीट के एंड पे थी वो शट डाउन हो गई है, उसकी जगह उसी ने एक ऑनलाइन सिस्टम जो है वो जनरेट कर लिया है। बिल्कुल। अब ये हर इंडस्ट्री में ऑनलाइन सिस्टम्स जो है वो नहीं बने थे, डिजिटल सिस्टम्स नहीं बने थे। इसके बाद मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में ना कोई डिजिटल सिस्टम, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी जो कि ऑनलाइन सिस्टम्स को प्रमोट करेगी। बिल्कुल। जहां तक आपने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की बात की है जी, आई थिंक इफ स्टार्टअप्स कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट more and more converging onto data analytics across every industry जी। मेरे ख्याल है उस कॉन्टेक्स्ट में उनको कोई ना कोई एक ओपनिंग नजर आएगी। सो इवॉल्व एंड अडैप्ट टू दिस, ताकि आपको ये जो इस वक्त एक मुश्किल का दौर है ये आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। थैंक यू सो मच शबाहत फॉर वंस अगेन इग्नाइटिंग दैट होप। आई थिंक आई अग्री विद यू 100% के आज ही नहीं और आने वाले कल में डिजिटल इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम मोर रेलिवेंट। ये वक्त है, अगर आप घर में फुर्सत से बैठे हैं, कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपने क्रिएटिव जूसेस को जरा उसको तकलीफ दें, जहन में सोचें कि आप अपने आइडिया को या अपने काम को किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ मौजूद है शबाहत अली शाह, द CEO ऑफ द नेशनल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। लेकिन जी, कुछ लोग हैं जो बदलने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी मीडिया काफी रिवायती सवाल जवाब करता हुआ कल नजर आया और इस पर शिकवा करती हुई नजर आई पाकिस्तानी अवाम ऑन सोशल मीडिया। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जहां पे आपको बार बार ये तनबीह की जा रही है कि गैर ज़रूरी आप घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दें, और इसी चीज़ को एम्फसाइज किया है तमाम ही प्रोविंसेस के लॉकडाउन ने। GB ने, पंजाब ने और सिंध ने बाकायदा लॉकडाउन अनाउंस किया। कल हमने देखा कि कई लोगों ने इसको सीरियसली जब नहीं लिया तो ज़्यादा कड़े इकदाम किए गए। सिंध में इस वक्त डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी है, घर से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, मीडिया और जो ज़रूरी अथॉरिटी के अहकामात को फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है, या फिर ग्रोसरी शॉप ओनर्स हैं, उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हम जरूर बताते आपको चलें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें, घर में पहनने वाले जूते और बाहर पहनने वाले जूतों को अलग रखें, जैसे ही आप घर में एंटर हों उन जूतों को वहीं बाहर उतारें, ग्लव्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। अगर आपके जितने एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनको फौरी तौर पर धोएं, अगर आप उनको धो नहीं सकते, प्रेफर्ड ये भी है
है कि आप उन शावर ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि यू मिनिमाइज योर रिस्क एज मच एज पॉसिबल। आपके पास जो कपड़े हैं जो आप पहन के बाहर गए हैं उनको फौरी तौर पे चेंज करके धूप में रख दें, ताकि आप उनका जो भी, अगर खुदा ना खासा वो कुछ कैरी कर रहा है तो आप अपने अगेन रिस्क को मिनिमाइज करें। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं क्वेटा, वहां की लेटेस्ट अपडेट्स हमें दे रहे हैं मुजीब अहमद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ। अस्सलाम वालेकुम मुजीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुकम्मल लॉकडाउन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, क्या सूरत हाल है, अवाम और लोग किस हद तक ताउन कर रहे हैं अथॉरिटीज के साथ? सिदरा देखें, सरकारी तौर पे तो आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है जी, लेकिन वैसे देखा जाए तो आज तीसरा दिन है। ओके। इतवार को अंजुमन ताजरान की जानिब से ये अपील की गई थी कि अपने कारोबार को बंद रखें, जिसके नतीजे में तकरीबन 90% कारोबार बंद रहा और लोग भी कम देखने में आए। गुज़िश्ता रोज जब लॉकडाउन सरकारी था और पहला दिन था तो ख्याल ये किया जा रहा था कि लोग 12 बजे के बाद कम हो जाएंगे, लेकिन शाम तक ये तवातुर के साथ देखा गया कि लोग जमघटों की सूरत में मुख्तलिफ मकामात पे जमा थे। अगरचे बाजार सील कर दिए गए थे, उनकी ज़रूरत का सामान सिर्फ सब्जी फरोशों पे या गोश्त की दुकानों पे या मेडिकल स्टोरों पे दस्तयाब हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद जो घूमने फिरने और तफरी करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा नजर आए। इंतहाई गैर संजीदा रवैया देखने में आ रहा है अवाम की जानिब से, कोई इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहा, इसे एक मजाक के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। लोग अपने घरों से अपनी फैमिलीज को लेके निकल रहे थे और उन्हें दिखाने के लिए ला रहे थे कि लॉकडाउन कैसा होता है। ये शायद उनके लिए एक नया तजर्बा था और इससे वो मुस्तफीद होना चाहते थे। उन्हें हालात की संगीनी का अदराक ही नहीं कि क्या हो रहा है। मुजीब साहब, एक बात जो समझ में नहीं आ रही कि आप सही कह रहे हैं कि इकदामात को कड़ा किया गया, पूरी जो पाकिस्तान की डिस्कोर्स है वो इस वक्त ये बात कर रही है कि ताफ्तान का बॉर्डर, वहां पे जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया उसमें सहूलियात नहीं थी और उसको खुदा ना खासा, यानी कुछ लोगों ने कहा, तो ये नुक्ता नजर भी उसको कहा गया कि वो अनफॉर्चुनेटली कोरोना का ब्रीडिंग ग्राउंड, उसकी नर्सरी बन गया, यानी जिन जायरीन को नहीं भी था हो सकता है इसी क्वारंटीन सेंटर से लग के आया। तो वो जो इतने करीब हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि तो चिराग तले अंधेरे वाली सिचुएशन है बलूचिस्तान में इस बात की, यानी आपको एक लीड टाइम मिला, आज जब आपको लॉकडाउन में भी जाना पड़ा, मुतासरीन, जायरीन, वहां के लोकल रहने वाले इस वक्त भी क्या अंदाजा अदराक नहीं कर पा रहे कि कितना सीरियस ये मैटर है? सिदरा, तफ्तान में सहूलतों के बारे में दुनिया वाकिफ है, जो हालात वहाँ रहे उससे कोई भी नावाकिफ नहीं। इंतहाई खस्ता हालत में लोग रह रहे थे उन क्वारंटाइन्स में, और वहाँ पे जो सहूलियात थी वो भी इंतहाई कम थी। वफाक की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पे मुनासिब इंतजामात करता। ये बॉर्डर का एरिया है, ये उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी हुकूमत बलूचिस्तान को उठानी पड़ी क्योंकि ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा थी तो उनको पाकिस्तान हाउस में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। उसके लिए टाउन हॉल की इमारत ली गई, उसके लिए खुले मैदान में टेंट्स लगाए गए ताकि उन लोगों को आइसोलेट किया जा सके। इसको करंटीना तो नहीं कह सकते, आइसोलेशन ज़रूर कह सकते हैं। यहाँ से तवातुर के साथ लोग कोयटा भी आते रहे, अंदरूने सिंध और अंदरूने पंजाब भी जाते रहे, केपी के लोग थे वो भी चले गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे 400 लोग हैं और जिनमें से 200 लोग ऐसे हैं जो ज़ायरीन वीज़ा पे ट्रैवल करके नहीं गए थे। ये वो लोग हैं जो तिजारत के लिए गए थे या वो अपने किसी जाती काम से लिए गए थे, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अजीजों से मिलने के लिए गए थे। ये लोग यहाँ पे मुकीम हैं और इनको तकरीबन 13 रोज गुजर चुके हैं, इनके टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन वो अब रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों को मुंतकिल किया जाएगा अंदरूने बलूचिस्तान, और जो 200 के करीब लोग बचे हैं जिनकी रिपोर्टें आनी हैं वो ज़ायरीन भी हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों के हैं, उनमें केपी के भी हैं, सिंध के भी हैं, पंजाब के भी हैं, इनको भी फिर वहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। तवक्को ये की जा रही है कि ज़ायरीन को आइंदा 2 दिन में और जो बलूचिस्तानी हैं उनको भी आइंदा 2 दिन में टेस्ट सपोर्ट देने के बाद उनके इलाकों में भेज दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वो यहाँ पे 500 बेड्स का एक इंतजाम कर 5000 बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं और ये बाकायदा एक करंटीना सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में कोई मसला ना हो। यहाँ एक बात
देखने की है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ईरान में मुकीम हैं। वजारत खारजा की जानिब से अब तक हमें ये नहीं बताया गया कि कितने लोग वहाँ पे हैं और कितनों ने आना है। अब तक जो फिगर आया है वो 8000 के करीब लोग वहाँ से वापस आए हैं, लेकिन जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अब भी तकरीबन 27 से 28 हजार लोग जो पाकिस्तानी ये हैं, बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया। हम कह रहे हैं कि 8000 लोग वापस आ चुके हैं ईरान से ज़ियारतें करके, वहां पे अपने काम के सिलसिले में अगर वो गए थे। लेकिन अगर आपके जो एस्टिमेट्स हैं, जो आपको अपने ज़राए से पता चल रहा है कि अगर 23,000 लोगों ने वापस आना है तो हमें उसी हवाले से तैयारी करनी पड़ेगी। कल की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि देखें जी, ये सूबाई खुद मुख्तारी का फैसला था कि अगर सूबों ने यह फैसला किया कि वो लॉकडाउन करना चाहते हैं, विफाक उनको सपोर्ट कर रही है। 18वीं तरमीम के बाद सेहत और मेडिकल हेल्थ केयर ऑफ कोर्स एक सूबाई सब्जेक्ट है। बलूचिस्तान हुकूमत की कितनी तैयारी है? चले जी, जो बीत गया सो बीत गया। इस वक्त जो आप ऐलानात किए गए हैं वो कितने स्विफ्ट हैं? और ख़ास तौर पर जो लोग अब ऑलरेडी क्वारंटीन से निकल चुके हैं, शायद उनकी स्क्रीनिंग पहले इतनी अच्छी नहीं हुई थी, क्या अवाम में ये आगही को उजागर किया गया है कि आपने उनसे फासला मेंटेन करना है, उनसे मिलने नहीं जाना? सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की तैयारी आपको किस तरह लग रही है इस वक्त? जी सदरा, बिल्कुल इस हवाले से ठोस बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं और इसकी निगरानी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान खुद कर रहे हैं। कोयटा में जो करंटीना सेंटर बनाया गया वो मियाँ गुंडी में था और फिर वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया शेखजाद हॉस्पिटल और फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में भी करंटीना सेंटर बनाए जा रहे हैं। कोयटा में भी ऐसा करंटीना बनाने की तैयारी की जा रही है जिसमें 5000 तक लोग रह सकेंगे और इस हवाले से काम भी जारी है और उसके लिए जो डोनर्स हैं उनसे भी रब्ता किया गया है, जो लोग फंडिंग करने की पोजीशन में उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान इस हवाले से पूरे इकदाम कर रही है और वो तवक्को रखती है कि वफाक भी इस हवाले से काम करे। जहाँ तक जो फ्रंट लाइन की बात है डॉक्टरों की, तो कोयटा की हद तक तो ये कहा जा सकता है कि सहूलतें काफी हद तक मुनासिब हैं, लेकिन अंदरून बलूचिस्तान सहूलतें बाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि वहाँ किट्स भी हों, वहाँ पे जो एहतियाती तदाबीर के लिए मास्क हैं वो भी अवेलेबल हों, सैनिटाइजर्स भी हों, अद्वियात भी हों, डॉक्टरों की हिफाजत के लिए जो सूट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएं। कोयटा की हद तक ये काफ़ी बेहतर है। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये सूरत-ए-हाल 100% सही है, लेकिन इसको अगर कहें कि 60 से 70% है तो मुनासिब होगा। दैट इज वेरी गुड टू नो। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। बस कम है लेकिन हम एक दफ़ा फिर यही दुआ गो हैं कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें, जितने आपके तवस्सुत से सुनने वाले हैं बलूचिस्तान में हमारे भाई बहन, इन्हीं एहतियाती तदाबीर पे अमल पैरा रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें और करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस को जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस वक्त हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट कोरोना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद आप तक अपडेट्स एंड इनसाइट्स पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए दिस कोरोना अवेयरनेस एंड अलर्ट स्पेशल ऑन आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। दिस इज़ आर कोरोना अवेयरनेस एंड अलर्ट स्पेशल, जो कि जारी रहेगा जब तक ये वबा से हमारा सामना है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक साथ मिलकर इसका सामना कर रहा है, इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। हम जैसे कि जानते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स हैं, इन हॉस्टल्स को बंद किया जा रहा है और इसके अलावा GB से जो आमदोरफ्त है, जो इंटरनल ट्रैवल है, जो वैन और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, जब वो भी बंद हो रही हैं तो लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। हमारे रिपोर्टर, हमारे कॉलीग अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जरा बताइएगा कि इन हॉस्टल्स के बंद होने जाने के बाद और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी क्योंकि बंद हो गया है, आमदोरफ्त के सिलसिले बहुत लिमिटेड हैं, क्या मुश्किलात हैं जो स्टूडेंट्स के सामने हैं, या इसके अलावा जो मुसाफिर हैं, सफ़र करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ज़रा हमें बताइए, अपडेट कीजिए।
जी सिद्रा, गिलगित बल्तिस्तान में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के हज़ारों तलबा और तालिबात जो कि अंदरून मुल्क मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे, तालीमी इदारे बंद होने के बाद तो हॉस्टल्स भी बंद कर दिए गए और वो जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के सैकड़ों तलबा जो हैं वो परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। वो अपने इलाकों में अपने घरों में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी का सामना है। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बता दूं कि जो तलबा थे उनकी जेबों में पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, वो होटलों में रह के उनके अखराजात की वजह से उनकी जेब भी खाली हो चुके हैं। वो बार बार उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो है फौत तलबा और तालिबात को अपने इलाकों में मुंतकिल करने के लिए खुसूसी बसें चलाए और खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए फंसे हुए तलबा को अपने इलाकों में पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल मुश्किल गुजार रास्ता है। अगर आप सिर्फ बाय रोड की बात करते हैं, इस्लामाबाद से लाहौर से कई घंटों की मुसाफत का सफ़र है इस वक्त, जबकि हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो पढ़ने के लिए गए, अगर वो तालीमी इदारे वो हॉस्टल्स बंद कर दिए गए हैं तो इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और वापस आने के लिए कोई भी सिलसिला आमदोरफ्त का नहीं है। GB हुकूमत से भी और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत से भी ये तमाम तलबा रिक्वेस्ट करते हुए इस वक्त इल्तिजा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई तरीका अपनाया जाए ताकि इनका मुस्तकिल कोई इंतज़ाम हो। अगर कंट्री 14 दिन 21 दिन लॉकडाउन में जाती है, जिस जिस सूबे में ये मौजूद हैं वहाँ पे ये अपना गुजर बसर कैसे करें? दैट्स अ वेरी की क्वेश्चन दैट वी हैव बिफोर अस और इसका हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा क्योंकि GB में भी जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं उनके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ फॉर देम टू गो, लेकिन इन द मीन वाइल ये जो इंटरम पीरियड है उसमें ये क्या करें, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। में फिर एक है उसमें कुछ ऐसे चेहरे भी नज़र आए जिन्हें वज़ीर आज़म पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन हैरानगी हुई कि ये एक अच्छी खुशगवार तब्दीली है। तो तनकीद करने वालों को भी उसमें बुलाया गया है, लेकिन फिर वो मौजू से हट के, क्योंकि मौजू था कोरोना वायरस, उससे अवेयरनेस जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, लेकिन वो थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो डाइग्रेस कर गई, वहाँ से ट्रैक से हट गई और उसके बाद वो बर्दाश्त वज़ीर आज़म में भी मेरे ख्याल में सवाल सुनने की नहीं थी और जवाब सुनने वाले जो लोग बैठे हुए थे उन्हें भी रिएक्शन बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अब तक वो जिस तरह के प्रोग्राम करते चले आए मेरे ख्याल में दोनों को भाई आप उनके सब्र की बात करें। मुझे तो लगा कि तमाम अवाम का भी जो मैं रिएक्शन देख रही थी उनको लगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है। यानी 10-10 मिनट की तमहीद वाले सवालात थे। सवाल शुरू ही ऐसे होता था कि जी मैं तल्ख सवाल करने वाला हूँ, इसके बाद हो सकता है ब्लैक लिस्ट हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। फिर यहाँ तक के रिएक्शंस आए कि जी कसूर शायद कुर्सी का है, जब आप कुर्सी पे नहीं थे तो आपको अवाम की रग, अवाम की पल्स पता होती थी, आज आपको पता नहीं है। तारिक साहब, जब आप इस तरह के जुमले सुन रहे थे, हमारे कॉलीग्स से हम तो अगर तनकीद करते हैं तो फिर इधर से भी हमें बुरा भला सुनने को मिलता है। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने इस तरह के सवालात और क्वेश्चन सुने? देखिए, मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया इंटरेक्शन था वो बुनियादी तौर पर तो ये था कि एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने देना था इस कोरोना की सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में। तो उस सूरत हाल को, उस गुफ्तगू को कोरोना पर रहना चाहिए था, उसको रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए था, उस तक महदूद रहती तो ज़्यादा बेहतर था। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उसको अगर अनाउंस कर देते और जिस तरह वो पहले 2-3 दफ़ा आए हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज दिया तो ज़्यादा बेहतर होता। सवालात जो हैं, बहुत से सवालात रेलिवेंट थे, लेकिन सवालात का अंदाज और सवालात पूछे जाने के लिए जो अल्फाज का चुनाव था वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं था। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि वो सीनियर तरीन लोग थे। अब जब सीनियर तरीन लोगों के बारे में सवाल पूछ के तो आप तो मुझे लग रहा है कि किसी वो खड़ी कर रही हैं एक तूफान के सामने। दूसरी बात ये कि हमारी तो आप भी सीनियर तरीन जर्नलिस्ट में शुमार किए जाते हैं, सालों का तज्जिया है, ये होता है हर आदमी सीनियर है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सवाल जो है ना कि वहाँ लोग ये सारा इंतखाब जो था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। साहब, एक जुमले की इजाजत दीजिएगा। मुझे लगता है कोरोना से सीनियर सिटीजन्स को खतरा है और हमें शायद सीनियर जर्नलिस्ट से खतरा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उस पर जो अब एतराज़ात आ रहे हैं, जो तनकीद हो रही सोशल मीडिया पे, तो उसमें मैं या आप तो उसमें कसूरवार नहीं है, इसलिए कि मेरी इतला के मुताबिक लिस्ट जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बनाते हैं और अगर लिस्ट खुद नहीं बनाते तब भी उनको दिखाई जाती है तो खुद इंतखाब करते हैं कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। तो लिहाजा इसमें
तो किसी कोई और जो है जिम्मेदार नहीं है। बुलाना तो सबको चाहिए, डेमोक्रेसी का हुस्न है। जो लोग जैसे रिफत भाई कह रहे थे, जो आमतौर पे तासुर ये दिया जाता है कि मौजूदा हुकूमत पे या इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उनको बुलाना तो अच्छी बात है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो ना। यानी सिर्फ आप हमारे अनफॉर्चुनेटली सवाल इस तरह इस नौयत से किया जाता है कि अगले को लाजवाब कर दें। आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। दुरुस्त फरमा रही है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कल की अगर तनकीद जो है कोरोना के हवाले से पॉलिसी पर होती या कोरोना के हवाले से डिसीजन मेकिंग पर होती कि कौन कौन से फैसले गलत हो गए जिसकी वजह से कोरोना जो है उससे हम निमट नहीं पा रहे, तब तो बिल्कुल दुरुस्त था। अब जो अपने अपने अदारों के या अपने अपने और माजी की बातें कि फैसले कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, फलां फैसला जो है फलां ने क्यों अनाउंस कर दिया, फलां ने क्यों नहीं किया, ये मेरे ख्याल मौका महल नहीं था। दूसरी बात यह है कौम का कि जिस तरह जो है वो तमाम जो लीडरशिप है हमारी वो सूबों की है या ज़िलों की है या मरकज़ की है, वो राउंड द क्लॉक मसरूफ़ है। दिन में 4-4 दफ़ा मीडिया पे आते हैं और बताते हैं कि अपडेट क्या है। तो 2-2.5 घंटे इस बात पे लगा देना कि जी फलां जो है वो साहब जो है वो गिरफ्तार क्यों है, फलां साहब गिरफ्तार क्यों नहीं है, फलां जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी, फलां ने क्यों नहीं कर दी, लॉकडाउन की तशरीह क्या है। देखिए बुनियादी इशू ये है कि दुनिया भर में इस वक्त ये हो रहा है कि जो पार्शल है, जिस इलाके में जिस जगह पर आपको इतला मिलती है कि वहाँ पर कोरोना की जो वबा है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ मौजूद है, उन क्लस्टर्स में लॉकडाउन किए जाते हैं। अब आपने देखा है कि न्यूयॉर्क जो है उसमें सबसे ज़्यादा इतलात हैं, तो न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के दरमियान न्यू जर्सी स्टेट है, वहाँ से ऐसी इतलात हैं। तो इस तरह मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरा अमेरिका बंद कर दिया हो या पूरे जनाब तमाम रास्ते बंद कर दिए हो। जो जियोग्राफी है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि मुख्तलिफ है, वहाँ की सिचुएशन फ़र्क है और वो अपने हिसाब से करेंगे। हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि आज पूरे इंडिया में भी 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। कल एक धुआंधार तकरीर मोदी साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि आप इमेजिन करें, अपनी इस्तिलात में उन्होंने बताते हुए कहा कि आपके घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस अगर किया तो 0 टॉलरेंस होगी। 21 दिन तक अगर इस लॉकडाउन को नहीं किया गया तो इंडिया 21 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा ये डिसीजन मैं जो ले रहा हूँ ये मैं भारत के वजीर आजम के तौर पर नहीं बल्कि आपके फैमिली मेंबर की तरह ले रहा हूँ। रिफत भाई, आपका क्या रिएक्शन था मोदी साहब की इस तकरीर पे? और लेकिन फिर मुझे हैरत ये हुई कि उन्होंने भी हमारे यहाँ जो सिनेरियो है या दुनिया भर में जो सिनेरियो उससे कुछ सीखा नहीं। अर्नब गोस्वामी की मैं स्पीच और उनका प्रोग्राम कल देख रही थी, उन्होंने कोई 5 मिनट की तकरीर की है ये बताते हुए कि लॉकडाउन में क्या क्या खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि जी गोश्त की और ग्रोसरीज की दुकानें खुली रहेंगी, स्टॉक मार्केट खुली रहेगी, दफातर जो सर्टन है वो खुले रहेंगे, अस्पताल खुले रहेंगे, फार्मेसी खुली रहेगी। तो फिर ये किस किस्म का लॉकडाउन है? देखिए सिद्रा, फैसला लीडर करता है और मेरे ख्याल में उन्होंने बहैसियत लीडर जैसे भी हैं वो उन्होंने फैसला किया। और उसकी एक मिसाल आप ये देख लें कि दिल्ली के जो वजीर आला अरुण केजरीवाल, उन्होंने उनसे कितनी मुखालफत है लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में लॉकडाउन हुआ। वजीर आला ने भी अपील की और उन्होंने उनकी जो वफाकी उनकी हुकूमत जो है उसने उस पर अमल दरामद किया। तो ये तो उनकी हमांगी है। लेकिन पाकिस्तान में देखें बदकिस्मती ये है कि हम एक पेज की बात तो करते हैं लेकिन हम इसमें भी सियासत करते हैं, बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है। मैं अब सिंध की मिसाल आपको दूंगा। देखें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है, मैं किसी की मदासराई नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल जो रियलिटी है वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो तकरीबन 1 महीने से इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने हर मकतबा फ़िक्र के आदमी से मुलाकात की, हर सियासी जमात के कायद को बुलाया, मीडिया के तमाम लोगों से उन्होंने मुशावरत की, उन्होंने टीवी कैमरे नहीं लगने दिए, कोई तस्वीर नहीं खींचने दी, कोई लाइव कोई ऐसी चीज नहीं। उन्होंने कहा मुझे आप बताएं, मैं आपको रियल सिचुएशन बताता हूँ। सूरत हाल उन्होंने सबके सामने रखी, खासी तशवीशनाक थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन की तरफ जा रहा हूँ और मरहलावार जाऊंगा। और मरहलावार वो गए, जो जो उन्होंने बताया था उसके मुताबिक वो चल रहा है। इसका मतलब है उनका होमवर्क है। और अभी भी तनबीह की जा रही है कि कल जब उनके पास पहुंची और हमने पूरा दिन देखा कि जैसे कराची का रेलवे स्टेशन है, जहां जहां उनकी इस बताई हुई तदबीर पे लोग अमल नहीं कर रहे थे, नासिर शाह का बयान आया कि उन्होंने कहा कि अब और कड़े इकदाम होंगे। आज हम देख सकते हैं डबल सवारी पर पाबंदी है, चीजों को और सख्त किया गया है। तारिक साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये मौका है सूबाई हुकूमतों, सूबाई काबीना के लिए परफॉर्म करने का, अपनी विजिलेंस, अपना होमवर्क दिखाने का। बुज़दार साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका भी लग रहा है कि काबीना के साथ मशावरत देर आए दुरुस्त आए, काम बहुत वो भी कर रहे हैं और सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से सूबा है। उनकी परफॉर्मेंस और उनके इकदामात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात दुरुस्त है, आपने ठीक कहा कि फैसले कुछ ताखीर से हुए, लेकिन बहरहाल बुज़दार साहब भी अब मुझे एक्टिव नजर आते हैं। बुनियादी इशू ये है कि हम इस वक्त जो मीडिया पर्सन हैं
हमें ये सोचना है और हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त हम 10 बजे, सवा 10 बजे सुबह जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 12 बजे, 1 बजे जाके हमें जो इस वक्त फैसला हुआ है उसको तब्दील करना पड़े, क्योंकि सिचुएशन जो है, जब आप एक सिचुएशन से कन्फ्रंट करते हैं तो उसके मुताबिक फैसला करते हैं। मसलन आपने ट्रेनें बंद कर दी, लेकिन उसके बाद अगर आपको पता चले कि वो ट्रेनें जो हैं या जो आ रही हैं रास्ते में वो बहुत क्राउडेड हैं, फिर फौरी तौर पर आपको कोई और फैसला लेना पड़ेगा। आप देखते हैं कि आपने बाजार बंद कर दिए, तो उसके बाद आपको फिर कहीं ना कहीं ये सलाह आती है कि नहीं, बाजार तो बंद कर दिए लेकिन ग्रोसरी की दुकान खुली चाहिए थी, फिर आपको उसके मुताबिक फैसला करना पड़ता है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है और इस सूरत हाल में हम ये एक डेवलपिंग इस तरह की सिचुएशन होती है। आपकी बात को मिलाते हुए बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब, हमने ही आपको रिपोर्ट किया था कि 26 मार्च से यानी आज के रोज से ट्रेन सर्विसेज तकरीबन 12 ट्रेन हैं जो कराची से आके लगती हैं, कराची उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, उसको बंद किया जा रहा था। तो मुझे कहीं भी ये भी लगा कि शायद कल की जो हमने जिस तरह रेलवे स्टेशन के मनाजिर आपको दिखाए वो एक हद तक क्योंकि हमें पता था ये आखिरी ट्रेनें जा रही हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो मुल्क भर में अगर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और उनको कहा जा रहा है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, उनके हॉस्टल्स बंद हो गए हैं, अब अपने अपने शहरों को वापस लौट जाएं, उनके पास यानी मुख्तसर सी आमदनी होती है, मुख्तसर से पैसे होते हैं, वो अनलिमिटेड किसी ऐसे शहर में नहीं रह सकते जहाँ उनके पास हॉस्टल की भी सहूलत नहीं है। आज आखिरी ट्रेन चल रही थी, इसके बाद ये सिलसिला बंद होगा, मरहलावार हम जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, इसको जहन में रखना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कल जो पैकेज वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया उसके ऊपर जो इकोनॉमिक उसकी इंप्लीकेशंस, इस पर भी बात करेंगे। हसन खबर हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमती इकदामात, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, इससे बहुत आगे जा चुकी है ये डिस्कोर्स। चाहे आपको ये ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए बावर कराया जाए, अहम जिम्मेदारी हम सब पे इंडिविजुअली आती है। हम इन एहतियाती तदाबीर को कितना फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं घर से बाहर निकलने को गैर ज़रूरी समझते। 15 दिन, 21 दिन, क्या हम घर में बैठ कर इस कर्व को फ्लैटन नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी जी, इसका जो इकोनॉमिक डिविडेंड है, जो इकोनॉमिक रियलिटी है, उससे हम कतई नजर नहीं हो सकते। कल एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो वजीर आजम की स्पीच और उनके इंटरैक्शन का था कि उन्होंने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। हसन खबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सबसे ज्यादा अहम नकात, अहम अनाउंसमेंट्स उनको इस रिलीफ पैकेज में क्या लगी और इसका असर हम कितनी जल्दी अपने सिनेरियो में, इस सूरत हाल में महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, मुझे बताइएगा ये जो पैकेज जिसका ऐलान किया गया है, कुछ इसके की कंपोनेंट सामने आए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि शरह सूद भी 11% पे अनाउंस कर दी गई और काफी ग्रिलिंग, काफी क्वेश्चनिंग हुई कि जी स्टेट बैंक के ऊपर क्या जो उसके इकदामात हैं क्या वो काफी हैं, नाकाफी हैं। आपको इस रिलीफ पैकेज में सबसे अहम क्या लगा? जी, ये जो हुकूमत की तरफ से पैकेज आया है, इसकी मुख्तलिफ तफसीलात मंजर आम पे आई हैं जी, और उसमें कई तरह की चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसमें जो इमरजेंसी रिलीफ पैकेज है उसकी बात है कि 100 अरब रुपया मुख्तस किया गया है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए और 25 अरब रुपया NDMA को दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए एक पैकेज की बात हो रही है कि उनको सपोर्ट किया जाएगा। मज़दूरों को पैसे दिए जाएंगे जो आपके डेली वेजेस हैं, 3000 रुपया माहाना, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। पेट्रोल की कीमत 15 रुपये कम करने की बात इसमें की गई है और इसके अलावा जो आपका वीट के लिए 280 अरब रुपया मुख्तस किया गया है और ये कहा गया है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसको बिजली के बिलों में किस्तों की सहूलत दी जाएगी ताकि उसको यकमुश्त वो बिल ना अदा करना पड़े। इसके साथ ही साथ कल स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जिसमें 150 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है। तो ये एक कई तरह से मुझे लगता है कि हुकूमत इसको अप्रोच कर रही है, लेकिन देखिए ये अभी हम बहुत जल्दी हैं इस क्राइसिस में और मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी को भी इस क्राइसिस के मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा है कि ये सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है। तो जो भी पैकेज इस वक्त आएगा उसको मेरा ख्याल में कि बार बार रिव्यू करने की ज़रूरत होगी और ये देखना पड़ेगा कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो किस हद तक जा रहे हैं और किस स्केल पे जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज आप अनाउंस कर दें और फिर ये इस पूरे क्राइसिस से निपटने के लिए
आई थिंक दैट इज द मोस्ट पॉइंट दैट वी वांट टू रीइटरेट हसन कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, बदलती हुई सूरत हाल है। आज आप कहते हैं लॉकडाउन में नहीं जाना, नंबर्स अगर बढ़ेंगे तो हमें सख्त तरीन कर्फ्यू में भी प्रॉबेबली जाना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक आगाही कम होती है, कल तमाम टेलीविजन चैनल्स पे, बल्कि हमारे जितने एंकर्स वहां पे भी मौजूद थे, बाद में भी जब इस पे तबसरा हुआ, बार बार इस बात पे तनकीद की जाने लगी कि 3000 रुपए एक खानदान को, एक घर को चलाने के लिए काफी नहीं है, गरीब आदमी के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे हसन? ये सिद्रा आपका सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए ये पैकेज का साइज इज लेस इम्पोर्टेंट, और देखना ये है कि गरीब आदमी, जिस तरह आपने पूछा कि वो इस तक कैसे रसाई हासिल करेगा। जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तो एक फंक्शनल सिस्टम है और उसका एक डेटाबेस है, और जिसके अंदर ये मुमकिन है कि हुकूमत कुछ और पैसे पंप करे। लेकिन ये मजदूरों की जो टारगेटिंग है, उनको जो डेली वेजेस हैं और उन तक रीच करना ये बहुत मुश्किल है। इस पर कई बातें सामने आई हैं। उस पर शायद ये भी सोच रही है हुकूमत कि स्टेट बैंक के जरिए कुछ ना कुछ वेरीफाई किया जाएगा कि इन लोगों के कोई अकाउंट तो नहीं जिनको पैसे मिल रहे हैं, नादरा से उनका डेटा लिया जाएगा जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है और उससे आप मुकम्मल तौर पर कभी भी अचीव नहीं कर सकते जल्दी में, क्योंकि अगर तो हुकूमत के पास कुछ माह होते तो शायद ये काम बेहतर तरीके से हो सकता। मेरे ख्याल में इसको किसी और तरीके से भी देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इस रिलीफ को बिजली के बिलों के थ्रू देने का सोचें, अभी तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो बिजली के बिल हैं उनको उनके ऊपर किस्तों की इजाज़त दे देंगे, लेकिन देखिए जो बिजली के बिल हैं वो हर इंसान पे करता है और उसके थ्रू आप ज्योग्राफिकल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है हसन, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास वक्त कम है, यही बात मैं चीफ्स के पास लेके आना चाहूंगी। तारिक साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से सूबा पंजाब और वजीर आजम इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि डेली वेजेस के लिए बहुत मुश्किल होगी। क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं वज़ार साहब ताकि जो डेली वेजेस हैं या जो सबसे निचली सतह पे लोग हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन तक रिलीफ पहुंच सके इन these tough times? आप चूंकि ये इस रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो उसमें एक छोटी सी बात करके फिर आगे पंजाब की तरफ चलते हैं कि इसमें 3 चीज़ों को बड़ी अहमियत दी गई है। एक तो ये है कि जो आम आदमी जो घर बैठ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, दिहाड़ीदार है, उसको इमीडिएट रिलीफ देनी है। सही। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ऐसे मौकों पर जब इस तरह की आफत होती है, वबा होती है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अब चूंकि हमारे यहाँ गंदम की फसल कटना शुरू हो गई है और हमने 1-2 अगले महीनों में गंदम अपने गोदामों में रखनी है ताकि खुराक जो है इतनी हो कि हम उसको इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए फौरी तौर पर परचेज के लिए 250 बिलियन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एक और बात बताता चलूं कि ये जो कल अनाउंसमेंट हुई है उससे पहले नोटिफाइड चीजें हो चुकी हैं, ये अप्रूवल्स हो चुकी हैं और उस पर अमल जारी हो चुका है। फिर तीसरी बात जो अहम ये है कि ऐसे मौकों पर आपने जो कि बेतहाशा परचेज करनी है, मेडिकल इक्विपमेंट लेने हैं, आपने अपने एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी है और जब इम्पैक्ट आएगा अगले आने वाले दिनों में आपकी इकोनॉमी पे, तो उसके लिए आपने इमरजेंसी के लिए जो 100 बिलियन रुपया रखा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमारी इस्तात है उसकी कोशिश करें। पंजाब की आप क्या सूरत हाल कहेंगे? तारिक साहब, वक्त कम है तो जरा पंजाब की बात कर लें। जी जी। मैं कल देख रहा था कि पंजाब की काबीना का इजलास हुआ है, तो जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने ऐलान किया कि वो भी इमरजेंसी रिलीफ देंगे आम आदमी को। उसके लिए उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी है ताकि फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट का पूल कितना है और पंजाब का पूल कितना है। फिर ये भी देखा जा रहा है कि जहां जहां लॉकडाउन होगा पार्शियल या मुकम्मल, वहां खाना जो है वो किस तरह लोगों को पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया जाएगा, इसके लिए प्लान बन रहा है। पंजाब का लॉकडाउन, इसके बारे में भी यही सूरत हाल। अगर रिफत भाई क्विक कॉमेंट आपका ले लूं, फिर तफसील में ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। सिंध में जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, जो लोग बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट होने का जिनका खदशा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सिंध हुकूमत ने भी एक मंसूबा बनाया है, प्लान है, कल भी वजीर आला ने उसका अनाउंसमेंट की है। अपने से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक राशन पहुंचाने की भी, लोगों तक एक मरबूत तरीके से एक सिस्टम बना रहे हैं। रफाई फलाही तंजीमों के लोगों को रखा है क्योंकि एक तनकीद होती थी सियासी हुकूमत के ऊपर, लिहाजा उन्होंने ऐसे लोगों को उस कमेटी में रखा है कि जिन पर कोई डाउट ना हो, कोई ना हो। इंडस हॉस्पिटल के जो CEO हैं वो हैं, उसके अंदर रमजान छिपा हैं, फैसल ईदी हैं, इस तरह के लोगों को रखा है। और जो फंड बना है सिंध हुकूमत की तरफ से, उसे किस तरीके से खर्च किया जाएगा, किस तरीके से उन लोगों तक रकूम पहुंचाई जाएंगी, राशन पहुंचाया जाएगा, इसका होमवर्क सिंध हुकूमत ने पहले से कर रखा है। अब ये बातों से कतई नजर।
एक अहम सवाल हम करेंगे कि वफाक की और सिंध हुकूमत की, बिल्कुल फोर फ्रंट पर सिंध हुकूमत नजर आ रही है। वफाक और सिंध के इस वक्त ताल्लुकात कैसे हैं, क्या कुछ ये एक दूसरे से सीख सकते हैं टू मेक दिस बॉन्ड इवन स्ट्रॉन्गर। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कोरोना की वजह से हमारी बहुत सारी बुरी आदतें या हमारी मनफी सोच भी, ट्रंप को इस बारे में बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कई दफ़ा कोरोना को चाइनीज़ वायरस का नाम दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी अगर आप नंबर्स देखते हैं तो जो ट्रैवलर्स हैं या जो ज़ायरीन हैं उनसे मंसूब किया जाने लगा है इस ख़तरनाक बीमारी को, एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक सवाल आपसे करना चाहूँगी रफत भाई कि अगर हम सिंध की बात करते हैं, ये कैसा बेल आउट पैकेज या एक अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है सिंध हुकूमत को काम करने का। अभी कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इस बात पे बड़ी तनकीद होती थी कि कुत्ता अगर काट जाए तो उसकी भी एंटी रेबीज़ वैक्सीन सिंध के अस्पतालों में मौजूद नहीं है। यकायक ये जादू की छड़ी क्या चली है कि इतने एक्टिव हो गए, जो तनकीद करने वाले हैं वो ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, माजी में सिंध हुकूमत के पे बहुत तनकीद हुई, ख़ास तौर से सेहत और तालीम के हवाले से बहुत तनकीद हुई है, और हम ही लोग करते रहे, मीडिया ही करता रहा है। जब कायम अली शाह वज़ीर आला थे उस वक्त भी ये सारी बातें होती थी कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन अब एक मौका, जो जिस तरह की वबा आई है, इसमें जिस तरीके से WHO ने मदद की है सिंध हुकूमत की, तो मैं कहूँगा कि जो माजी की तमाम चीज़ें थी, जो एफर्ट्स इस वक्त हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें पस मंज़र में चली गई। और उसके बाद एक क्रेडिट वाली बात, एक नुमाया होने वाली बात, सूबा सिंध बहुत फ्रंट पर आ गया है इस हवाले से। आप अगर चारों सूबों की बात करें, चारों वज़राए आला की बात करें, तो मुराद अली शाह नंबर 1 पर आ गए इस हवाले से। तो अब इसमें अगर आप कहें कि सियासी मामला, तो इसमें सियासत तो देखें हो रही है। हमें बस एक काम नहीं करना चाहिए कि जो राशन के थैले बांटने की वीडियो आप देखें, बहुत सारे सियासी रहनुमा जो हैं वो वीडियो शेयर करने लग गए हैं। एक वीडियो विजुअल्स हम देख रहे थे कि पैसों की गड्डियां उड़ाई जा रही हैं, लोग उसके ऊपर एक जम्मे गफीर लगा के दबोचने की उसको कोशिश कर रहे हैं। तारिक साहब, आपके पास आना चाहूंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पे बात क्यों की जाए कि वफाक की और सिंध हुकूमत की आपस में क्या राब्ता है या किस तरह आपस में बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि क्या सिंध की सूबाई हुकूमत, सूबाई काबीना का दूसरी सूबाई हुकूमतों से भी ताल्लुक है, लाइक कोई राब्ता बलोचिस्तान से जहां से ज़ायरीन आ रहे हैं, या फिर पंजाब जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। कल हम देख रहे थे कि कराची से भी ट्रेनें पंजाब की तरफ ही जा रही थी, इनकी आपसी क्या कोऑर्डिनेशन है? देखिए, नीयतों का हाल क्या है मैं नहीं जानता, अल्लाह जानते हैं। लेकिन जब ये मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, तो उसके बाद एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। उसके अब तक जितने अजलास हुए हैं उनमें से 2 अजलासों को प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, उसमें हमारी अस्करी क़यादत भी थी। उसमें तमाम वज़राए आला जो हैं वो शरीक थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। अब जो मैकेनिज़्म है वो यही है कि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें सूबों के रेलिवेंट जो ऑफिसर्स हैं और रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ का मिनिस्टर है, इत्तलात का मिनिस्टर है, वो शरीक होते हैं फैसला साजी में। तो कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है। हाँ, ये है कि ये कैटास्ट्रॉफी कह लें, वबा कह लें, ये इतनी बड़ी है और अभी तक जाहिर है इसका कोई समझ नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या है सिवाय एहतियात के, सिवाय प्रिवेंशन के। तो तमाम जो मैं समझता हूँ कि लोग शरीक हैं। हाँ, ये है कि जब आप दौड़ रहे होते हैं एक सवाल आप मुझे बताइए कि कल एक वीडियो मैसेज हमने शहबाज शरीफ साहब का भी देखा, एक अजीब सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जज्बा खैर सगाली के जरिए और उसके तहत मीर शकील उर रहमान साहब को अगर रिहा कर देते हैं ये बड़ा अच्छा होगा। इसका कोरोना से क्या ताल्लुक है, ये हमें समझ नहीं आया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है एक बड़े मीडिया हाउस के अगर जो मालिक हैं या एडिटर हैं वो अगर गिरफ्तार हैं तो उसके नतीजे में जो थोड़ी बहुत हलचल है या उसके नतीजे में जो खलफशार है, अगर उसको हल करने के लिए शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस वक्त ये जो कोऑर्डिनेशन की फिजा है उसमें जो अभी आप बात कर रही हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको तमाम पॉलिटिकल जमातों से रब्ता करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। आज से पहर को एक एक्टिविटी हो रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लियामेंट्री लीडरों के साथ बैठेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठेंगे या बराह रास्त बैठेंगे। ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो बड़े हैं पाकिस्तान के सरबराह हैं, सारे सूबे सारे मुल्क हमारा है, प्राइम मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टरों का है, हम सब का है। तो अगर वो बैठेंगे तो और वो कोई इनिशिएटिव लें और वो कोई कहें तो वो हमें सुननी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, वक्त मेरे पास कम है।
कमेंट्स लेना चाहूंगी। अभी तक का बहुत अच्छा फिगर है, लेकिन तनकीद करने वाले ये भी कह रहे हैं कि टेस्ट उतनी तेजी से नहीं हो रहे, तो हो सकता है टेस्ट ना होने की वजह से नंबर्स अभी हमें कम नजर आ रहे हैं। इससे आप अग्री करते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त कही। जो किट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इसकी इत्तलात कल रात से आना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव इत्तला ये है कि आज किसी वक्त वो चीन से पहुंच रही हैं। मैं एक आखिरी बात इसमें कहना चाहूँगा, देखें सिद्रा के मीडिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और डॉक्टर्स ये सब फ्रंट लाइन पर हैं, और मेरे ख्याल में लोगों को इनकी बात माननी चाहिए। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग रोकते हैं सड़क के ऊपर, वो बिल्कुल एक्सपोज हुए हैं सबके सामने, घर बार उनके भी हैं, बच्चे उनके भी हैं, फैमिली उनकी भी हैं, डॉक्टर्स हैं अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, आपका इलाज मुआवजा कर रहे हैं, लिहाजा उनकी बात भी माननी चाहिए। और मीडिया मुत्तला करने के लिए वो भी सबके सामने है, लिहाजा हमें सड़क पे आने से गुरेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिफाब, हमारे साथ मौजूद थे, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आप तक हम लेटेस्ट अपडेट्स लेके आएं, लेकिन आप घर पे रहिए ताकि हमें कोई गलत खबर या बुरी खबर लोगों तक ना पहुँचानी पड़े। अपना ख्याल रखें, एहतियात कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।